दोस्तों अगला है रोगों की रोकथाम के लिए आसन के लाभ। अब जो आसन है उनके लाभ क्या क्या हैं रोगों की रोकथाम के लिए। ठीक है दोस्तों, हमने समझ लिया कि आसन क्या होता है और इसके लाभ देखने हमें। इसमें सबसे पहले है थकावट में कमी। दोस्तों क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति क्या करता है रोजाना अपनी दैनिक क्रियाओं में आसन को शामिल करता है तो उससे क्या होता है, उसके शरीर क्या होता है उसके शरीर को थकावट में क्या होती है, कमी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों, उसके शरीर में जो ऊर्जा है उसकी खपत क्या होती है, कम हो जाती है अगर वह रोजाना आसन करता है तो। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मांसपेशी जो होता है, जो मांसपेशी व जो जोड़ होते हैं उन दोनों की क्या होते हैं, उन दोनों पर कम दबाव पड़ता है जब वे कार्य करते हैं। मांसपेशी संस्थान और जो जोड़ हैं जब वे कार्य करते हैं तो उन पर कम दबाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इस वजह से थकावट में कमी होती है। चलिए अगला है मांसपेशियों में मजबूती। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये आसन के जो लाभ हैं ये आपको योग के लाभ भी अगर आपसे कोई पूछे योग के लाभ बताइए, जब भी आप ये बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो कॉमन चीज है। मांसपेशियों में मजबूती। दोस्तों जो मांसपेशियों में मजबूती, अगर हम अपने दैनिक कार्यों के अंदर क्या कर लेते हैं, आसन को शामिल कर लेते हैं तो इससे क्या होता है, जो मांसपेशी संस्थान होता है वह मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, मजबूत किस कारण होता है? मजबूत इस वजह से होता है कि जो मांसपेशी संस्थान है उस पर कम दबाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, पहला कारण तो ये हो जाता है। और दूसरा, जो मांसपेशी संस्थान है उसमें कम वसा इकट्ठी होती है। ठीक है दोस्तों, वसा का कम जमाव होता है जिसकी वजह से वो जो मांसपेशी संस्थान होती है वो मोटी नहीं होती, मांसपेशियां मोटी नहीं होती हैं। ठीक है दोस्तों, और वह अपने सही आकार में रहती है और सुचारू रूप से काम करती है। अगला व्यक्ति तत्वों में निखार। दोस्तों जो ये वाला टॉपिक है ये रोगों की रोकथाम के लिए आसन के लाभ, इसमें योग के लाभ भी शामिल हो सकते हैं या फिर व्यायाम के लाभ भी यही होंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कॉमन चीज है जो आपके कई चीजों में अपनाई जा सकती है। जैसे योग के लाभ पूछ लिए, आसन के लाभ पूछ लिए, व्यायाम के लाभ पूछ लिए, उन सब में आप ये चीजें लिख सकते हो। तो दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे अच्छे से करिए। व्यक्ति तत्व में निखार। दोस्तों जो व्यक्ति तत्व में निखार क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके व्यक्ति तत्व में निखार हो जाता है। जो उसका आकार होता है वह कैसा होता है, सुडोल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सुडोल मतलब लचक वाला हो जाता है, सुंदर हो जाता है उसका जो आकार होता है शरीर का। तो इससे क्या होता है, उसके आत्मबल में और आत्मसम्मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप अपने आसपास ही देख रहे हैं तो क्या होता है, आप किसी सुडोल व्यक्ति को देखते हैं, उसका आकार अगर बहुत ही सुडोल है, आप उस व्यक्ति को देखते हैं तो आप उससे प्रभावित होते हैं, आप उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, आत्मसम्मान में क्या होती है, वृद्धि होती है, आत्मबल में वृद्धि होती है, जो कि क्या है, व्यक्ति तत्व में निखार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आत्मसम्मान और आत्मबल। ठीक है दोस्तों, तो इसके वजह से क्या होता है, व्यक्ति तत्व में निखार होता है उस व्यक्ति का। ठीक है दोस्तों, और उसका नाम होता है समाज में। दोस्तों इसमें अगला पॉइंट है रोगों व विकारों से बचाव। दोस्तों जो आपने हमेशा देखा होगा कि जो अनुचित आसन में जो व्यक्ति रहता है, जो अनुचित आसन अपनाता है अपने दैनिक क्रियाओं के अंदर, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर वह रोगों का और विकारों का क्या होता है, शिकार होता है। ठीक है दोस्तों, उसकी वजह से आपने देखा होगा एसिडिटी जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो उन्हीं व्यक्तियों के अंदर ज्यादा देखी जाती है। एसिडिटी हो गई, हृदय रोग हो गया, श्वास लेने में समस्या, पीठ दर्द, कमर दर्द, कब्ज, इस प्रकार की अनेकों बीमारियों से क्या होता है, वह व्यक्ति क्या होता है, ग्रस्त हो जाता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के अंदर क्या करता है, उचित आसन को अपनाता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो रोगों व विकारों से वह क्या होता है, बहुत दूर रहता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के रोगों से वह बहुत दूर रहता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो हृदय रोग है, वह अगर किसी व्यक्ति को हृदय रोग हो जाता है तो अगर वह क्या करता है, वह आसन करता है, रोज सुबह आसन करता है, वह उचित आसन में रहता है, व्यायाम करता है रोज सुबह, तो उसे क्या किया जा सकता है, हृदय रोग को भी दूर किया जा सकता है। ये तो प्रमाणिक हो गया है अब। ठीक है, अब अगला है सामाजिक महत्व। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति उचित आसन में रहता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर सामाजिक महत्व उत्पन्न होता है, उसका समाज में महत्व होता है, उसकी प्रतिष्ठा कायम होती है। ठीक है दोस्तों, परंतु जो व्यक्ति उसके वजह से क्या होगा, उसके अंदर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, आत्मसम्मान उत्पन्न होगा, उसके अंदर आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है दोस्तों, परंतु जो अनुचित आसन वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या उत्पन्न होता है, निराशा, दुख, चिंता, तनाव जैसे
जो परेशानियां होती है वो उनके अंदर, जो भावनाएं होती है वो उनके अंदर क्या हो जाती है, उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हें हीन भावना की दृष्टि से भी देखने लग जाते हैं। तो सामाजिक महत्व के लिए क्या करना, जो आसन है वो क्या करवाता है, सामाजिक महत्व भी प्राप्त करवाता है। मानसिक अभिव्यक्ति में परिवर्तन, दोस्तों क्या होता है, अगर कोई उचित आसन में रहता है तो उस व्यक्ति की जो मानसिक अभिव्यक्ति होती है वह क्या होती है, मजबूत हो जाती है, मतलब कि वह मानसिक रूप से मजबूत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर हमने ऊपर ही पढ़ा है कि आत्मसम्मान की उसके अंदर भरपूर मात्रा हो जाती है, और दोस्तों आत्मबल की भी भरपूर मात्रा होती है। दोस्तों जो आत्मविश्वास है उसकी वजह से क्या है, वह मानसिक जैसी जो परेशानियां होती है उनसे दूर रहता है। ठीक है दोस्तों, जो और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम करेंगे बाल्य अवस्था में वृद्धि करने के लिए जो व्यायाम है वो कौन कौन से होने चाहिए। बाल्य अवस्था, जब सवाल आता है कि बाल्य अवस्था कब से कब तक की होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए। तो जो बाल्य अवस्था है वो 8 वर्ष से 12 वर्ष के जो बच्चे आते हैं वो बाल्य अवस्था के स्टेज में आते हैं। तो आपको इसके जो ईयर है, कब से कब तक के जो बच्चे कौन सी अवस्था में आते हैं, या फिर कब से कब तक की उम्र के जो व्यक्ति है वो कौन सी अवस्था में आते हैं, आपको ध्यान रखनी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखते हुए आगे चलनी है। अगर आपको इनकी नोट्स चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए, बाल्य अवस्था, मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम। जो बाल्य अवस्था है उसमें वृद्धि करने के लिए, मतलब कि उसमें उस अवस्था में ऐसे कौन से व्यायाम करें जो बाल्य अवस्था के बच्चों के लिए लाभकारी हों। तो उसके लिए मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम करने चाहिए बच्चों को जो इस स्टेज में आते हैं। तो मध्यम दर्जे की अगर बात कर रहे हैं तो मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायाम कौन से हैं। मध्यम से आप समझ सकते हैं मीडियम, मतलब कि ना तो ज्यादा हाई हो ना ही ज्यादा लो, मतलब कि इससे यही स्पष्ट होता है कि जो मध्यम हो, जिन व्यायामों को मध्यम में रखा जाता है, व्यायामों को मध्यम दर्जे के प्रबलता वाले व्यायाम कहे जाते हैं, जिससे कि जो हमारा शरीर है इन व्यायामों को करने से ना तो ज्यादा थकता है और ना ही ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो ये जो चीज है वो मध्यम दर्जे की प्रबलता वाले व्यायामों के द्वारा पता चलती है। जैसे कि अगर इसका एग्जाम्पल ले कि मध्यम दर्जे के व्यायाम कौन से हो सकते हैं, तो इसका ये हो सकता है हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है। इस मध्यम दर्जे के व्यायाम में हल्के फुल्के व्यायाम आते हैं जिनसे हमारा शरीर नहीं थकता है। जैसे कि हल्की फुल्की जो व्यायाम हो गए हैं, जो एक्सरसाइज हो गई हैं, या फिर थोड़ा सा चलना हो गया, आधे घंटे तक चल लें, या फिर इस टाइप से जो आपके शरीर को जो हल्के फुल्के, उन व्यायामों को मध्यम दर्जे के व्यायाम कहा जाता है। तो वो व्यायाम इस एज के बच्चों को करने चाहिए। अब देखिए, मांसपेशियों और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम। मांसपेशियां होती है, मसल्स जो होती हैं, और हड्डियां मतलब कि जो अस्थियां, इनको अस्थियां भी कहा जाता है। जो हड्डियां बोन्स होती हैं, उन दोनों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम करने चाहिए इस स्टेज के बच्चों को। तो ये इस जो मांसपेशी और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले, मतलब कि ताकत पहुंचाने वाले कौन से व्यायाम होंगे जो इस स्टेज के बच्चों को करने चाहिए। जो आपको यहाँ पर व्यायाम बताए जा रहे हैं वो आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट कर लेना है। उन व्यायामों को आप क्या करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये मैंने पहली वीडियो में बताया था। तो जो मांसपेशी और हड्डियों को ताकत प्रदान करने वाले व्यायाम है उसमें आ गया आपका रस्सा, जैसे कि रस्सी कूदना हो गया, रस्सी कूदना, टेनिस खेलना, बैडमिंटन खेलना, इस टाइप के जो है वो मांसपेशियों और हड्डियों को क्या करते हैं, ताकत प्रदान करते हैं। अब देखिए, शरीर नियंत्रित करने, शक्ति तथा समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम। ऐसे व्यायाम करने चाहिए इस स्टेज वाले बच्चों को जिससे कि जो शरीर है, जो बॉडी है, वो क्या हो, नियंत्रित हो। नियंत्रित मतलब कंट्रोल हो, नियंत्रण में रहे। इससे क्या होगा, ऐसे इस टाइप के व्यायाम करें जिससे कि उनकी जो बॉडी है वो ना तो ज्यादा फैटी हो और ना तो ज्यादा मोटापे के ग्रस्त हो और ना ही ज्यादा ऐसे सूखी हड्डी की तरह हो। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिल्कुल सूखी हड्डी की तरह होते हैं, और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने स्टेज से ज्यादा बड़े लगते हैं उनके मोटापे के कारण। तो ये चीज बिल्कुल गलत है। उन्हें क्या करना है, चाहे वो कोई भी स्टेज हो, हर स्टेज में क्या करना है, अपना जो शरीर है वो नियंत्रण में रखना होता है। ठीक है,
तो उन्हें ऐसे व्यायाम करने चाहिए जिससे कि उनका शरीर नियंत्रण में रहे, फिट रहे। और शक्ति तथा समन्वय को विकसित करने वाले व्यायाम करने चाहिए। जो शक्ति है, किस टाइप से जो शक्ति है उसको बढ़ाया जा सकता है और समन्वय को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, वो व्यायाम इसमें शामिल होंगे और उन व्यायामों को करना है। जैसे कि जो बच्चे हैं वो फुटबॉल खेल सकते हैं, खेलते खेलते क्या कर सकते हैं, वो व्यायाम कर सकते हैं। फुटबॉल खेल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, कितने सारे गेम्स होते हैं। तो इनके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। अब देखिए, खेल के मूलभूत नियम सीखना। ऐसा नहीं है कि अपनी बॉडी को तो फिट कर लिया, अच्छे हो गए, हर तरीके से मांसपेशी और हड्डियों को भी ताकत प्रदान कर दी, मध्यम दर्जे के व्यायाम करके भी फिट रह लिए, शरीर को भी नियंत्रण में कर लिया। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें आपने हासिल कर ली। अगर आपने इसका लास्ट वाला पॉइंट हासिल नहीं किया तो आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, क्योंकि खेलते समय खेल के नियम जानना बहुत आवश्यक होता है। खेल में अगर कोई विजय होता है तो उसके अंदर वो गुण अवश्य होना चाहिए, जब जाके वो विजय घोषित होता है। मतलब कि उसे खेल के सारे नियम आने चाहिए, उसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, इस टाइम पर जो यहाँ पर खेल के नाम दिए जा रहे हैं, बैडमिंटन खेलना, टेनिस खेलना या फिर और भी जो गेम्स है वो खेलना, तो उनमें क्या करना है, उन्हें नियम सीखने हैं कि खेल के कौन से नियम है और हमें चीटिंग नहीं करनी है। ये चीज उन्हें यहाँ पर सीखते हुए चलनी है, ये गुण विकसित करते हुए चलना है। तो ये थी बाल्य अवस्था। अब देखिए प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था कब से कब तक की होती है? जो प्रौढ़ अवस्था होती है वह है 19 से लेके 60 वर्ष तक की होती है। तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से व्यायाम, हम इस स्टेज में कौन कौन से व्यायाम लाभकारी होंगे। तो देखिए, मध्यम प्रबलता वाले व्यायाम, मध्यम प्रबलता या फिर मध्यम दर्जे वाले व्यायाम, ये दोनों बातें एक ही हैं। मतलब कि हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो लाभकारी होंगी। क्यों होगी? अगर आप सोच के देखिए, आपने देखा प्रौढ़ अवस्था में तीव्र गति वाली एक्सरसाइज थी। क्यों थी? उस समय जो एज जो है प्रौढ़ अवस्था की वो कैसी है, आप खुद भी देख रहे हैं। वो जो एज है वो कैसी है, उसमें आप अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो आप खेल कूद में हो, तो आप मेहनत कर सकते हैं। आपका जो शरीर है वो क्या है, अभी थकावट नहीं, अभी उसमें कोई बीमारियों का शिकार नहीं हुआ है। पर जब आप 19 से 60 वर्ष में जाते हैं तो मध्यम प्रबलता वाले क्यों बताए गए हैं? क्योंकि 60 वर्ष देखिए, आप यहाँ पर आप स्टार्टिंग का मत देखिए, 60 वर्ष, यहाँ पर आपके 45, 46, 50 इस टाइप के एज वाले भी आ रहे हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर व्यायाम बताए गए हैं। तो मध्यम प्रबलता वाले व्यायाम करने चाहिए। मध्यम प्रबलता से आप हमेशा समझिए, या फिर मध्यम दर्जे के जो व्यायाम है, इन दोनों का मतलब एक ही है। और इन दोनों का मतलब क्या निकल के आता है? हल्की फुल्की एक्सरसाइज या फिर कसरत करना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना। तो इसमें कौन कौन से व्यायाम आएंगे? इसमें आएंगे तेज गति से चाल, मतलब कि तेज गति से चलना, ठीक है। और वो भी कब से कब तक? कम से कम 1 घंटे तक तेज गति से चलना, 1 घंटे तक। तो आपको ये टाइम भी याद रखना है, तेज गति से 1 घंटे तक चलना। और दूसरा आप कर सकते हैं, 1 घंटे तक जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आप तेज गति से नहीं चल पाते तो आप जॉगिंग कर सकते हैं। और इसमें आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं, साइकिलिंग से भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर आपसे होती है, मतलब कि स्टेज के जो व्यक्ति हैं उनसे होती है, तो वो साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए तीव्र प्रबलता वाले व्यायाम। तीव्र प्रबलता मतलब तीव्र गति से करने वाले व्यायाम, वो कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें है दौड़ना या फिर फुटबॉल खेलना या फिर तैराकी करना। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, दौड़ना, फुटबॉल खेलना या फिर तैराकी करना। अब देखिए मांसपेशीय ताकत में वृद्धि करने वाले व्यायाम। जो मांसपेशीय ताकत होती है, मतलब कि मसल्स में ताकत प्रदान करने के लिए, एनर्जी प्रदान करने के लिए, उसमें वृद्धि करने के लिए कौन से व्यायाम करने चाहिए? उसमें वृद्धि करने के लिए जो व्यायाम है वो है आपके मध्यम दर्जा, जो मध्यम प्रबलता वाले जो व्यायाम है ना, जो यहाँ पर बताए गए थे, उनको ही क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 2 दिन तक करना है, 2 डेज तक करना है। तो इससे क्या होगा? इससे मांसपेशीय जो शक्ति है उसमें क्या होगी? वृद्धि।